टॉपिक है कीमत यंत्र का कार्यकरण, वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसका अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। क्रेता या उपभोक्ता इन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में उत्पादकों या विक्रेताओं को कीमत चुकाते हैं। विक्रेता अपने हित को ध्यान में रखते हुए अधिक मूल्य पर अधिक से अधिक माल को बेचना चाहता है, जबकि क्रेता या उपभोक्ता जो होता है वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदने के लिए इच्छुक होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण कीमत संयंत्र प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कीमत यंत्र का तात्पर्य बाजार की शक्तियों की क्रियाशीलता से होता है, जो कि अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कीमत यंत्र आर्थिक संगठन की एक ऐसी पद्धति होती है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में संसाधनों का जो आवंटन होता है और उत्पादन के संबंध में जो निर्णय लेने होते हैं वो लिए जाते हैं। कीमत यंत्र को परिभाषित करते हुए हाम ने कहा था कि कीमत यंत्र वह प्रणाली है जो करोड़ों लोगों के परस्पर आश्रित व्यक्तिगत निर्णय तथा क्रियाओं पर आधारित होती है तथा उत्पादन साहसियों के स्वतंत्र व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम होता है। अगर हम इस परिभाषा के आधार पर देखें तो जो कहता है कि परस्पर आश्रित व्यक्तिगत निर्णय, तो इसका तात्पर्य यहाँ पर क्रेता तथा विक्रेताओं और उनकी क्रियाओं पर होता है, और उत्पादन साहसियों के तात्पर्य जो है उस वस्तु को उत्पादित करने वाले जो साहसी होते हैं उनके व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होता है। पीजेबी हाफ के शब्दों में कि कीमत संयंत्र जो है आर्थिक ऑर्केस्ट्रा का अदृश्य सुचालक है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को एक ऑर्केस्ट्रा की भांति माना है और उसको संचालित करने के लिए कीमत यंत्र जो है वो अदृश्य रूप से कार्य करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कीमत यंत्र पारस्परिक विनिमय और समन्वय दोनों की एक व्यवस्था है जो आर्थिक कार्यकलापों का कुशलतापूर्वक संगठन करती है और इसके लिए आवश्यक निर्देश देती है तथा साधनों का कुशलतम आवंटन करती है। अब हम कीमत यंत्र की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, इसको अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो विशेषताएं हैं इसको हम कुल 5 भागों में या 5 शीर्षकों में बांट सकते हैं। पहला जो है सामूहिक परिणाम, कलेक्टिव रिजल्ट। तो कीमत यंत्र का जो एक समूह होता है, इस समूह को हम कीमत तंत्र या कीमत प्रणाली कहते हैं। इस कीमत तंत्र के द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है और इस कीमत को हम बाजार कीमत कहते हैं। यह बाजार कीमत जो होती है बाजार में उपस्थित अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं के जो आपस में परस्पर स्वतंत्र निर्णय होते हैं और उनकी क्रियाओं का जो सामूहिक परिणाम होता है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बाजार में एक अकेला क्रेता या एक अकेला विक्रेता जो होता है वो बाजार में कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है आधारभूत तत्व, फंडामेंटल एलिमेंट्स। कीमत यंत्र जो होती है इसके लिए 4 आधारभूत तत्व होते हैं। पहला जो होता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, अर्थात विक्रेताओं के बीच में पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। दूसरा जो होता है कि बाजार जो होता है उसमें उस वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता दोनों होने चाहिए। तीसरी चीज कि बाजार में जिस वस्तु का क्रय या विक्रय किया जाता है उसका क्रय विक्रय मुद्रा में अर्थात नगद होना चाहिए। और चौथी और आखिरी जो तत्व है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, अर्थात चाहे वो वस्तुओं का बाजार हो, साधन का बाजार हो, सेवा का बाजार हो या पूंजी का बाजार हो, इन सभी बाजारों में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन सभी के अभाव में कीमत प्रणाली की जो कल्पना है वो निरर्थक
या बेकार लगती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि स्वतंत्र आर्थिक निर्णयों से संचालित, ऑपरेट बाय फ्री इकोनॉमिक डिसीजन। कीमत प्रणाली में जो मूल्य का निर्धारण होता है वो व्यक्तियों के स्वतंत्र आर्थिक नीतियों से स्वचालित होता है। निर्णय के सामंजस्य के लिए किसी भी केंद्रीय अधिकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका जो अगला विशेषता है आवंटनकारी या अलॉटेड वर्क। कीमत प्रणाली जो होती है वो मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के परिवर्तन के द्वारा साधनों, वस्तुओं और संगठन के आवंटन का कार्य करती है। अर्थात जिन वस्तुओं की मांग घटती है प्रायः उन वस्तुओं की कीमतें गिरती जाती हैं, और जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उन वस्तुओं की जो कीमतें होती है वो भी बढ़ती जाती है। जबकि पूर्ति पक्ष में अगर पूर्ति बढ़ती है तो प्रायः जो मांग होती है वो घटती है, और जब पूर्ति कम होती है तो मांग जो होती है वो बढ़ती है। अतः इस कीमत यंत्र में जो साधनों का आवंटन होता है वो कम कीमत वाले क्षेत्रों से हटा करके जो अधिक कीमत वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर लगाया जाता है या पहुंचाया जाता है। और इसकी जो अंतिम विशेषता है सफल संचालन, सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो किसी भी कीमत प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता व पूर्ण रोजगार की स्थिति होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है कि साधनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए, अर्थात जो उत्पत्ति के साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, इनमें गतिशीलता का गुण होना चाहिए। उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के बीच में किसी का भी कोई भी नियंत्रण स्थापित नहीं होना चाहिए, और जो उत्पत्ति के साधन है उन साधनों पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। और अंतिम चीज कि कीमत यंत्र की या कीमत को निर्धारित करने के लिए उसे बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कीमत यंत्र के द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए हमको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और वे सभी उद्देश्य नहीं प्राप्त हो पाते हैं जिनके लिए कीमत यंत्र का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अतः हम इसकी कुछ सीमाओं को ज्ञात करते हैं। सामान्यतः कीमत यंत्र की जो सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म है वो ये है कि सबसे पहली जो है अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन। कीमत संयंत्र के संचालन के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान हो, परंतु वास्तविकता में बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार ही अधिकांशतः क्रियाशील रहते हैं। अतः जो कीमत यंत्र है वो सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है, और न ही उसके द्वारा साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन किया जा सकता है। इसकी जो दूसरी सीमा है वो है पूर्ण रोजगार, परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट। कीमत यंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, जबकि व्यवहार में हम देखते हैं कि बाजार में अनेक साधन बेरोजगार होते हैं या अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में होते हैं। अतः स्वतंत्र कीमत प्रणाली में मानवीय तथा भौतिक साधनों का पूर्ण एवं उचित उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। तीसरी जो इसकी सीमा है साधनों में गतिशीलता का अभाव, लेक ऑफ मोबिलिटी ऑफ टूल्स। तो कीमत यंत्र मांग एवं पूर्ति के संतुलन के द्वारा स्थापित किया जाता है, जबकि बाजार में पूर्ण गतिशीलता या पूर्ण गतिशीलता के व्यवहार का अभाव होता है। चौथा जो है आर्थिक स्वतंत्रता एवं उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अभाव। आर्थिक स्वतंत्रता एवं उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता के अभाव के कारण कीमत प्रणाली जो होती है मिथ्या या झूठी सिद्ध होती है, क्योंकि व्यवहारिक
जीवन में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण जो है आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है तथा उपभोक्ता की सार्वभौमिकता के अभाव में साधनों का अभाव, अज्ञानता और बाह्य प्रभावों के कारण इसकी कल्पना करना मात्र कल्पना है। और अंतिम जो इसकी सीमा है कि व्यापार चक्रों का जन्म, क्रिएशन ऑफ बिजनेस साइकिल, जो कीमत यंत्र है वो बाजार में व्यापार चक्रों को जन्म देती है। तेजी और मंदी की जो स्थितियां होती है वो साधनों के अपव्यय एवं दुरुपयोग को जन्म देती है। आर्थिक मंदी और युद्धकालीन परिस्थितियों के बाद आर्थिक तेजी, दोनों ही स्थिति में साधनों का जो आवंटन होता है वो दोषपूर्ण सिद्ध होता है। संयंत्र की जो कार्यविधि है, वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, अर्थात ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो साधारणतः किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के बाजार पाए जाते हैं। पहला वस्तु बाजार, गुड्स मार्केट, और दूसरा साधन बाजार, फैक्ट मार्केट। वस्तु बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां पर कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, और इन बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की जो पूर्ति होती है वो प्रोड्यूसर, उत्पादक करते हैं, और उनकी जो मांग होती है वो हाउस होल्ड, गृहस्थ लोग करते हैं। दूसरा जो बाजार पाया जाता है साधन बाजार या फैक्टर मार्केट। तो साधन बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां पर उत्पादन के विभिन्न साधन, भूमि, श्रम, पूंजी आदि की सेवा का क्रय और विक्रय होता है। इस बाजार में उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं उनकी पूर्ति गृहस्थ करते हैं, हाउस होल्ड, और उनकी मांग जो होती है वो उत्पादकों, प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाती है। कीमत संयंत्र जो होता है इन दोनों बाजारों के बीच में संतुलन स्थापित करता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में कीमत संयंत्र की जो कार्यविधि है उसको हम ये रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है, और यहाँ पर जो DD कर्व है या जो DD रेखा है वो मांग वक्र की रेखा है, और जो SS जो है वो पूर्ति की वक्र है, और जो E बिंदु है वह संतुलन बिंदु है जहाँ पर कि O और P पर वस्तु की जो है वो संतुलन कीमत है। यदि वस्तु की कीमत OR है तो क्रेता वस्तु की यदि वस्तु की कीमत OR है तो क्रेता वस्तु की OA मात्रा खरीदने को तैयार है, जबकि विक्रेता जो है इस कीमत पर OC वस्तु की मात्रा बेचने को तैयार है। यहाँ पर पूर्ति अधिक है, और पूर्ति अधिक होने पर जो है प्रतिस्पर्धा होती है, और जो कीमत में कमी है उसकी प्रवृत्ति होती है, और कीमत तब तक कम होती जाती है जब तक मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर न हो जाए। इसी प्रकार अगर कीमत जो है OT होती है तो विक्रेता जो है OA वस्तु की मांग को बेचने के लिए तैयार की मात्रा को बेचने के लिए तैयार है, जबकि क्रेता जो होते हैं OC पर वस्तु की मात्रा की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मांग है वो आधिक्य की स्थिति में है। इस दशा में क्रेताओं के बीच में वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, और वस्तुओं की कीमत जो होती है उसकी बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, और कीमत तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि मांग और पूर्ति दोनों जो है एक दूसरे के बराबर न हो जाए। को सफल होने के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है। कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। किसी भी कीमत यंत्र की सफलता के लिए निम्न शर्तें होती हैं। पहली जो है वस्तुओं एवं साधनों के बाजार की विद्यमानता। किसी कीमत यंत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वस्तुओं और साधनों के बाजार का विद्यमान होना है, क्योंकि वह जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वे वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। दूसरा जो है मुद्रा का प्रयोग, यूज ऑफ मनी। मुद्रा जो होती है कीमत प्रणाली का आधार है। कीमत प्रणाली
प्रणाली उसी समय अच्छे से कार्य कर सकती है जबकि वस्तुओं के क्रय और विक्रय का कार्य मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। तीसरी चीज जो है प्रतियोगिता या कंपटीशंस। कीमत यंत्र के कार्य कारण हेतु सबसे पहली आवश्यकता जो है कि अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता हो। अगर अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता नहीं होगी तो कीमत यंत्र कार्य नहीं करता है। चौथी चीज स्वतंत्र संचालन, फ्री डायरेक्शन। तो कीमत यंत्र का जो संचालन है वो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। राज्यों का हस्तक्षेप इसमें कम से कम या न्यूनतम होना चाहिए। अगला जो इसका शर्त है गतिशीलता, मोबिलिटी। तो संसाधनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। यह गतिशीलता जो होती है अतिशीघ्र या जल्दी होनी चाहिए। इसके लिए अगली जो शर्त है सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागतों की है। सामाजिक लागतें इस बात को बताती हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में समाज को कितना त्याग करना पड़ता है। इसलिए लागतों का अनुमान लगाते समय निजी लागतों के साथ साथ सामाजिक लागतों को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद की जो शर्त है पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग की। संसाधन को आवंटित करते समय उत्पादक को भविष्य में अपनी वस्तु की होने वाली मांग का सही पूर्वानुमान लगाना चाहिए। और अंतिम शर्त यह है कि विवेकपूर्ण निर्णय एवं बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अर्थात उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के जो निर्णय हैं वो बाजार की पूर्ण जानकारी तथा विवेकपूर्णता पर आधारित हो तो कीमत यंत्र जो होती है वो सुचारू रूप से चलती है। अन्यथा अगर इसका अभाव रहता है तो कीमत तंत्र जो है वो विफल हो जाता है। अंतिम रूप में हम कीमत यंत्र की आलोचना या दोष का अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक जीवन में स्वतंत्र कीमत यंत्र प्रणाली जो है वो सफलता पूर्वक काम करने के लिए अनेक बाधाएं इसमें उत्पन्न होती है जिससे अनेक दोषों का जन्म हुआ है। संक्षेप में हम कीमत यंत्र के जो दोष है वह जानते हैं कि ये निम्न है। इसका पहला जो दो दोष है संपन्नता के बीच निर्धनता। तो कीमत प्रणाली जो होती है वो मांग और पूर्ति के आधार पर साधनों का आवंटन उन व्यक्तियों के पक्ष में करती है जिनके पास ज़्यादा क्रय शक्ति होती है। चूँकि अमीरों के पास क्रय शक्ति अधिक होती है इसलिए निर्धन की जो अनिवार्यता होती है उसकी उपेक्षा करके अमीरों के लिए उत्पादन के लिए विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है। दूसरा जो इसका दोष है कि यह आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है या आर्थिक असमानता में वृद्धि करती है। इस प्रणाली के द्वारा आय की असमानता का जन्म होता है और आय की असमानता के कारण आर्थिक असमानता को भी इससे बढ़ावा मिलता है। इसका कारण यह है कि कीमत यंत्र में साधनों का जो हस्तांतरण है वो संपत्ति के स्वामित्व व उसके कीमतों के आधार पर करता है। तीसरा जो इसका दोष है कि इसके बाह्य प्रभावों की उपेक्षा की जाती है। अनियंत्रित कीमत यंत्र जो है वह बाह्य प्रभावों की उपेक्षा करता है। एक वस्तु के क्रय के अनेक क्रेताओं को अधिक लाभ या हानि हो सकती है। इसी प्रकार एक उत्पादक ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है जिससे अन्य उत्पादकों को लाभ या हानि हो सकती है। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें तो एक शराबी के व्यवहार के कारण पुलिस की जिम्मेदारी में और अधिक वृद्धि होती है और समाज के जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनको इसके व्यवहार से अनावश्यक कष्ट होता है। इसी तरह से एक उत्पादक वातावरण को दूषित बनाने वाली उत्पादन क्रिया का प्रयोग करता है और अन्य लोगों के लिए जो पर्यावरण संबंधी जो है बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है जब तक कि सरकारी हस्तक्षेप इस पे नहीं होता। अतः उपभोग और उत्पादन की इस समस्याओं का निवारण नहीं किया जा सकता। इसकी जो चौथी विशेषता है कि यह अल्प विकसित या अर्ध विकसित देशों के लिए अनुपयोगी है। अर्ध विकसित देशों का जो तीव्र आर्थिक विकास होता है उसके लिए कीमत प्रणाली जो होती है बहुत अधिक प्रभावी नहीं होती है।
इसका कारण यह है कि कीमत यंत्र जो है अर्धविकसित देशों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास के लिए नहीं करके धनी वर्गों के उपभोग के लिए करता है। यही कारण है कि समाजवादी जो देश हैं उन्होंने कृत्रिम कीमत यंत्र को बढ़ावा देकर तेजी से विकास किया है। और इसका जो अंतिम दोष है कि यह आय वितरण के नैतिक पक्ष की उपेक्षा करता है। उत्पादन करने में संसाधनों का संगठन जो है करते समय जो महंगे साधन हैं और जो सस्ते साधन हैं उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इसकी करने की प्रबल इच्छा होती है। इसलिए सस्ती मशीन व सस्ते यंत्रों के प्रतिस्थापन से लाखों लोग बेकार होते हैं और उनकी रोजी रोटी छीन जाती है। और जो कीमत यंत्र प्रणाली है वह इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। थैंक यू।